हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। आज के वीडियो में क्या आपके साथ फ्लो डिस्कस करूंगा सीपीएम में। तो आप देखोगे सीपीएम के लेक्चर सीरीज में मैं ऑलरेडी 2 लेक्चर आपको प्रोवाइड कर चुका हूं, जिसमें पहला बेसिक इंट्रोडक्शन था, दूसरा आप सीपीएम में क्रिटिकल पाथ के बारे में और प्रोजेक्ट ड्यूरेशन के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। आज की क्लास में आपसे डिस्कस करूँगा फ्लोट के बारे में और साथ ही साथ फ्लोट और स्लैग के बारे में थोड़ा डिफरेंस भी देखूंगा और साथ ही साथ गेट एग्जाम का प्रॉब्लम भी लूंगा और उसको सॉल्व करूंगा। इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, किसी भी प्रोजेक्ट नेटवर्क में जो नेटवर्क में फ्लोट की अगर बात करता हूँ किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए, तो फ्लोट का मतलब होता है रिलैक्स और डिले प्रोवाइडेड टू एनी एक्टिविटी। रिलैक्स और डिले प्रोवाइडेड टू एनी एक्टिविटी। किसी भी एक्टिविटी के लिए जो भी रिलैक्स टाइम या डिले टाइम जो प्रोवाइडेड होता है उसी को हम लोग फ्लोट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं रिलैक्स बोलना चाहूँ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिलैक्स, या इसी को अगर मैं फ्लोट बोलता हूँ, बेसिकली रिलैक्स को ही फ्लोट बोलता हूँ, तो ये जो रिलैक्स या फ्लोट जो होता है वो आपके पास हो जाता है टाइम प्रोवाइडेड, कितना टाइम आपको मिला हुआ है, टाइम प्रोवाइडेड माइनस ड्यूरेशन ऑफ दैट वर्क, उसका ड्यूरेशन हो जाता है जिसको हम लोग DIJ बोलते हैं। ड्यूरेशन मीन्स DIJ, टाइम प्रोवाइडेड माइनस ड्यूरेशन ऑफ वर्क हो जाता है। दिस विल डिसाइड द वैल्यू ऑफ रिलैक्स और द वैल्यू ऑफ फ्लोट, इसी को बोला जाता है। हालांकि मैं आपसे प्रीवियस वाले वीडियो में डिस्कस किया था क्या होता है रिलैक्स, ऑलमोस्ट वैसे ही होगा बट थोड़ा सा डिफरेंट होगा। कैसा होगा, अगर मैं बात करूंगा टाइप्स ऑफ फ्लोट के बारे में बात करता हूँ, टाइप्स ऑफ फ्लोट के बारे में अगर मैं आपसे डिस्कस करूं तो बेसिकली जो फ्लोट होगा 3 टाइप का होगा। पहला वाला जो फ्लोट होगा दैट इज टोटल फ्लोट, जिसको बोलते हैं टोटल फ्लोट रिप्रेजेंटेड बाय TF। सेकंड वाला जो फ्लोट होगा आपके पास वो हो जाएगा फ्री फ्लोट हो जाएगा, फ्री फ्लोट रिप्रेजेंटेड बाय FF। और थर्ड वाला जो हो जाएगा वो हो जाएगा इंडिपेंडेंट फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट हो जाएगा दैट इज IF, इंडिपेंडेंट फ्लोट। 3 टाइप के फ्लोट के बारे में यहाँ पे डिस्कस करूँगा आपके साथ आज मैं क्लास में। यहाँ पे 3 फ्लोट, क्या डिफरेंस है तीनों फ्लोट में, तीनों फ्लोट का क्या फॉर्मूला होगा, गेट एग्जाम में कैसे प्रॉब्लम्स आती है तीनों फ्लोट के बेसिस पे, इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करूँगा सबसे पहले टोटल फ्लोट से स्टार्ट करता हूँ। क्या होगा टोटल फ्लोट? तो फर्स्ट वन दैट इज टोटल फ्लोट और TF। तो टोटल फ्लोट से स्टार्ट करूँगा। क्या होता है टोटल फ्लोट का मतलब? टोटल फ्लोट का सीधा मतलब होता है द मैक्सिमम रिलैक्स और डिले प्रोवाइडेड, मैक्सिमम रिलैक्स और डिले प्रोवाइडेड टू एनी एक्टिविटी, किसी भी एक्टिविटी को मैक्सिमम रिलैक्स के लिए कितना प्रोवाइड होता है विदाउट अफेक्टिंग प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, यानी प्रोजेक्ट ड्यूरेशन को बिना इफेक्ट किए, यानी प्रोजेक्ट को बिना डिले किए आप किसी एक्टिविटी को कितना मैक्सिमम रिलैक्स प्रोवाइड कर सकते हो, दैट इज नोन एज टोटल फ्लोट। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लूँगा, उसके बेसिस पे तीनों फ्लोट को समझूंगा। मान लो आपके पास कोई ith नोड है, वहाँ से कोई एक्टिविटी है और वो jth नोड तक एक्टिविटी अगर जाता है, एक्टिविटी का नाम दे दे रहा हूँ, सपोज करो एक्टिविटी A, उसका मान लो कोई प्रेडिसेसर है, सपोज करो उसका कोई प्रेडिसेसर है, वो एक्टिविटी B है, और सपोज करो कि उसका कोई सक्सेसर है, वो एक्टिविटी C है, सपोज करो फॉर भाई इस टाइप का अगर है मान लो आपके पास, ऐसा एग्जांपल लिया है। वैसे कंडीशन में अगर मान लो इसका जो DIJ का वैल्यू है, सपोज DIJ इज 5, अगर इसका DIJ का वैल्यू 5 है, अगर मान लो यहाँ पे EI का वैल्यू जो है आपके पास, सपोज करो वो 2 है, और यहाँ पे आपके पास EJ का जो वैल्यू है वो सपोज करो ऐसा है 15 है आपके पास, यहाँ पे जो LI का वैल्यू है सपोज करो वो आपके पास राइट सपोज करो 6 है, और यहाँ पे आपके पास ये वाला जो वैल्यू है दैट इज LJ का जो वैल्यू सपोज वो आपके पास 20 है। इस टाइप का वैल्यू अगर दिया हुआ है, नोड नंबर I पे E और L का वैल्यू गिवन है, सपोज नोड नंबर J पे E और L का वैल्यू अगर गिवन है, और इस एक्टिविटी का ड्यूरेशन DIJ भी आपको गिवन है। अब बात करूंगा यहाँ पे टोटल फ्लोट कैसे निकालेंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टोटल फ्लोट। टोटल फ्लोट निकालना है मुझे, TF टोटल फ्लोट निकालना है। तो व्हाट इज टोटल फ्लोट? टोटल फ्लोट का मतलब होता है टोटल रिलैक्स। तो टोटल रिलैक्स कब होगा, मैक्सिमम रिलैक्स कब होगा, ध्यान देते हैं। अगर मैं एक्टिविटी A की बात कर रहा हूँ, टोटल फ्लोट फॉर एक्टिविटी A, एक्टिविटी A के लिए मैं निकालना चाहता हूँ टोटल फ्लोट, तो आप देखोगे एक्टिविटी A किसी भी नोड पे E का वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करेगा, इस नोड पे E को क्या रिप्रेजेंट करेगा, इस नोड से स्टार्ट होने वाला एक्टिविटी, यानी ए इस वाली नोड से कौन सा एक्टिविटी स्टार्ट हो रहा है, ए वाला एक्टिविटी स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स ई इक्वल टू 2 जो है वो रिप्रेजेंट करेगा अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ ए, ये रिप्रेजेंट करता है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ ए, यानी एक्टिविटी ए जो है वो जल्दी से जल्दी कब स्टार्ट हो सकता है, तो 2 पे स्टार्ट हो सकता है। और किसी भी नोड पे अगर एल का वैल्यू लिखा है तो वो रिप्रेजेंट करता है लेटेस्ट फिनिश टाइम ऑफ द रीचिंग एक्टिविटी, इसका मतलब इस वाली नोड पे जो एक्टिविटी आके रीच कर रहा है, पहुंच रहा है, वो लेटेस्ट कब फिनिश हो सकता है,
यानी ये क्या रिप्रेजेंट करेगा बताना, लेटेस्ट फिनिश टाइम ऑफ LFT, लेटेस्ट फिनिश टाइम ऑफ एक्टिविटी ए। एक्टिविटी ए का लेटेस्ट फिनिश टाइम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप देखो एक्टिविटी ए जो है ना जल्दी जल्दी 2 पे स्टार्ट हो सकता है और लेट से लेट उसको कब फिनिश होना है बताना, 20 पे फिनिश होना है। तो 2 पे जल्दी जल्दी स्टार्ट हो सकता है, लेट से लेट अगर 20 फिनिश होना है तो 18 डेज का उसको टाइम मिलता है, टाइम प्रोवाइडेड है। तो वैसे केस में अगर मान लो मैं टाइम प्रोवाइडेड की अगर बात करूँ, यहाँ पे लिखता हूँ टाइम प्रोवाइडेड, उस एक्टिविटी को कितना टाइम प्रोवाइडेड एंड माइनस ड्यूरेशन ऑफ द वर्क, उसका क्या ड्यूरेशन है। तो टाइम प्रोवाइडेड का क्या फॉर्मूला लिख लोगे आप बताना, टाइम प्रोवाइड हो जाएगा LJ माइनस EI। तो ये हो जाएगा आपके पास LJ माइनस EI, उसको इतना टाइम प्रोवाइडेड है और माइनस ड्यूरेशन मतलब DIJ हो जाएगा, ड्यूरेशन मतलब DIJ। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टोटल फ्लोट, तो यहाँ से आप निकाल पाओगे द वैल्यू ऑफ टोटल फ्लोट फॉर एक्टिविटी ए। एक्टिविटी ए के लिए जो टोटल फ्लोट आएगा LJ मतलब हो जाएगा आपके पास 20 माइनस हो जाएगा 2 और माइनस हो जाएगा आपके 5, दैट इज दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू, तो ये जो वैल्यू आ जाएगा आपके टोटल फ्लोट फॉर एक्टिविटी ए, देखोगे 20 माइनस 2 माइनस 5, तो ये आ जाएगा आपके पास 13 डेज आएगा। 13 डेज का रिलैक्स पॉसिबल है, यानी अगर एक्टिविटी ए जो है, अगर एक्टिविटी ए अगर 13 डेज का भी मैक्सिमम रिलैक्स अगर लेता है तो प्रोजेक्ट वैसे केस में डिले नहीं होगा या फिर प्रोजेक्ट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट विल बी ऑन द प्रोजेक्ट, ऐसा बोल सकता हूँ। लेकिन अगर आपका प्रोजेक्ट ऐसा है और इसमें अगर एक्टिविटी ए अगर मोर देन 13 डेज, अगर 13 डेज से अगर ज़्यादा अगर मान लो अगर रिलैक्स आप दे देते हो ए वाले प्रोजेक्ट को या डिले कर देते हो ए वाले एक्टिविटी को, तो वैसे कंडीशन में आपको होल प्रोजेक्ट क्या होगा, डिले होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो एक्टिविटी ए को अगर आप मैक्सिमम डिले कर सकते हो तो कितना कर सकते हो, सिर्फ 13 डेज दे सकते हो जितना उसको प्रोवाइडेड है, उससे ज़्यादा डिले आप नहीं कर सकते हो एक्टिविटी ए को। दिस इज नोन एज टोटल फ्लोट, इसी को बोला जाता है टोटल फ्लोट बोला जाता है। अब स्टार्ट करूंगा मैं दूसरे टाइप के फ्लोट के बारे में डिस्कस स्टार्ट करूंगा, फ्री फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट को भी डिसाइड करूंगा, साथ ही साथ रिलेट भी करूंगा कि कैसे ये टोटल फ्लोट से थोड़ा सा डिफरेंट है, उसके बारे में भी देखते हैं। सेकेंड फ्री फ्लोट को डिस्कस करेंगे, दैट इज रिलैक्स और डिले प्रोवाइडेड टू एनी एक्टिविटी विदाउट अफेक्टिंग अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ सक्सेसर, राइट, ध्यान देना है यहाँ पे। अगर मैं टोटल फ्लोट की बात करूं तो आप देखोगे टोटल फ्लोट में बोला कि किसी एक्टिविटी को कितना रिलैक्स या डिले प्रोवाइडेड है, बट कंडीशन ये होना चाहिए विदाउट अफेक्टिंग द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, यानी प्रोजेक्ट डिले नहीं होना चाहिए। वैसे कंडीशन में कोई एक्टिविटी कितना रिलैक्स ले सकता है, कितना रिलैक्स या डिले उसको प्रोवाइडेड है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे ऐसा है कि जो सक्सेसर है उसके अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम को इफेक्ट नहीं करना है। दैट मीन्स इस वाले एग्जांपल में देखो, यहाँ पे देखो, इस वाले एग्जांपल में देखो, अगर मैं एक्टिविटी ए के बारे में सोचूं और उसका फ्री फ्लोट निकालना चाहता हूँ, दैट इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्री फ्लोट फॉर एक्टिविटी ए, तो बात वही होगा टाइम प्रोवाइडेड कितना उसको टाइम मिला हुआ है माइनस ड्यूरेशन, इसको भी वैसे लिखेंगे माइनस ड्यूरेशन लिखेंगे, लेकिन इसको टाइम जो प्रोवाइडेड है और टोटल फ्लोट में इसको जो टाइम प्रोवाइडेड था दोनों अलग अलग हो जाएगा। क्यों, टोटल फ्लोट में हम लोग सिर्फ ये देखते थे कि डिले नहीं होना चाहिए, प्रोजेक्ट डिले नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे फ्री फ्लोट में देखेंगे कि सक्सेसर, इसका ए वाले का जो सक्सेसर है उसके अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम को इफेक्ट नहीं करना है। दैट मीन्स आप देखोगे ए वाले का सक्सेसर कौन है, सी वाला है, और सी वाले का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या है बताना, ये ऐसा बोल पाऊंगा ए वाले के लिए सी वाला सक्सेसर हो गया, तो अगर मैं ए वाले के रेस्पेक्ट में अगर बोलूंगा तो ऐसा बोलूंगा ई इक्वल टू 15 है। किसी भी नोड पे ई का मतलब होता है उस नोड से चालू होने वाला एक्टिविटी जल्द से जल्द कब चालू हो सकता है, तो ये 15 पे चालू हो सकता है, तो ये हो गया है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ सी वाले का स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ सी और सक्सेसर भी बोल सकता हूँ। ए वाले के रेस्पेक्ट में सी वाला तो उसका सक्सेसर हो गया है, तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ सी और सक्सेसर यहाँ पे बोल रहा हूँ, और सक्सेसर का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम है, और मैंने यहाँ पे बोला है कि विदाउट अफेक्टिंग द अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ सक्सेसर, यानी आपके सक्सेसर को अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम को इफेक्ट नहीं करना है। इसका मतलब ए वाले को अपना जो वर्क होगा, अपना जो काम होगा वो 15 पे क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट कर लेना पड़ेगा, क्योंकि 15 के बाद ये अपना वर्क क्या कर सकता है, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम कर सकता है, वहाँ पे स्टार्ट कर सकता है, तो उसके अर्लीस्ट स्टार्ट को खराब नहीं करना है। इसका मतलब ए वाले को लास्ट कब कंप्लीट करना पड़ेगा, 15 पे कंप्लीट करना पड़ेगा। ए वाला जल्दी जल्दी कब स्टार्ट कर सकता है, अर्लीस्ट स्टार्ट 2 पे स्टार्ट कर सकता है, लेकिन लास्ट उसको इस वाले कंडीशन में 15 पे ही फिनिश करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद सी वाला स्टार्ट हो सकता है। तो वैसे कंडीशन में आप क्या बोलोगे, यहाँ पे दोनों का डिफरेंस, यानी वहाँ पे आप बोल सकते हो ई जे लिख सकते हो, यानी जब सी वाला सक्सेसर जब स्टार्ट होगा उसके पहले फिनिश करना पड़ेगा,
ई जे माइनस ई आई और माइनस में ड्यूरेशन हो जाएगा यहाँ पे डी आई जे हो जाएगा। आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ए वाला जो है जल्दी से जल्दी 2 पे स्टार्ट हो सकता है यानी ई आई पे स्टार्ट हो सकता है, लेकिन उसको लेट से लेट अपना काम ई जे 15 तक फिनिश करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद सी वाला स्टार्ट हो जाएगा। 15 के बाद वो डिले नहीं कर सकता, 15 पे उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो 15 माइनस 2 कितना मिला उसको बताना, 13 डेज उसको प्रोवाइडेड था, जिसमें से 5 दिन का काम है, 5 डेज का काम है, तो बाकी बच गया उसका, रिलैक्स बच गया है। तो यहाँ पे देखेंगे 15 माइनस 2, तो ये वैल्यू हो जाएगा आपके पास 15 माइनस 2 और माइनस में डी आई जे है, तो डी आई जे का वैल्यू यहाँ पे आपके पास 5 हो जाएगा। 15 माइनस 2 हो जाएगा और माइनस में यहाँ पे आपके पास कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे 15 माइनस 2 13 और यहाँ पे 5, तो यहाँ पे आ जा रहा है आपका 8 डेज आ जा रहा है। तो हियर वी हैव 8 डेज, दिस इज द वैल्यू ऑफ फ्री फ्लोट फॉर एक्टिविटी ए। उसी एक्टिविटी के लिए फ्री फ्लोट का वैल्यू 8 आ रहा है, जिसका टोटल फ्लोट का वैल्यू कितना आ रहा था, देखोगे आप 13 आ रहा था। उसी एक्टिविटी का, ए वाली एक्टिविटी का देखो टोटल फ्लोट आ रहा है 13, लेकिन ए वाली एक्टिविटी का जो फ्री फ्लोट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 8 डेज आ रहा है, यानी फ्री फ्लोट जो है वो थोड़ा सा कम आ रहा है एज कम्पेयर टोटल फ्लोट। बिकॉज रीजन क्या है यहाँ पे, रीजन ये है कि मैं जब फ्री फ्लोट निकाल रहा था ए वाले के लिए, तो यहाँ पे मैं एजम्पशन ले रहा हूँ, यहाँ बात कर रहा हूँ ऐसा कि विदाउट अफेक्टिंग द अर्लीस्ट स्टार्टिंग ऑफ सक्सेसर, यानी सक्सेसर जब अर्लीस्ट स्टार्ट करना चाहता है उसके पहले ए वाले को अपना वर्क क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा, फिनिश करना पड़ेगा। इसीलिए इसका जो टाइम प्रोवाइडेड है वो थोड़ा कम हो गया है, इसलिए इसका जो रिलैक्स का वैल्यू थोड़ा कम हो गया है, राइट। अब थर्ड वाले को डिस्कस करेंगे हम लोग, दैट इज इंडिपेंडेंट फ्लोट को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कैसे वो पहले वाले और दूसरे वाले से, यानी टोटल फ्लोट और फ्री फ्लोट से कैसे वो डिफरेंट है और उसका फ्लोट का क्या फॉर्मूला आना चाहिए, या फिर इसके वाले केस में फ्लोट का क्या वैल्यू आना चाहिए, कितना वैल्यू आएगा उसके बारे में देखते हैं यहाँ पे। अगर मैं इंडिपेंडेंट फ्लोट के बारे में बात करूंगा तो ऐसा बोलूंगा यहाँ पे, रिलैक्स और डिले प्रोवाइडेड without affecting earliest start time of successor as well as latest finish time of predecessor, यानी यहाँ पे देखो इस वाले केस में, फ्री फ्लोट वाले केसों में सक्सेसर के अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम को अफेक्ट नहीं करना चाहता था, इस वाले में दोनों को, सक्सेसर के अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम को अफेक्ट नहीं करना है और प्रेडिसेसर के लेटेस्ट फिनिश टाइम को क्या नहीं करना है, आपको अफेक्ट नहीं करना है। इसका मतलब इस एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल देखेंगे तो ऐसा हो जाएगा, यानी आप देखो ए वाले के लिए आप निकालना चाहते हो, यानी आप निकालना चाहते हो इंडिपेंडेंट फ्लोट निकालना चाहते हो, IF निकालना चाहते हो फॉर एक्टिविटी ए निकालना चाहते हो, तो इतना ही होगा, दैट इज द टाइम प्रोवाइडेड, कितना टाइम उसको मिला हुआ है, टाइम प्रोवाइडेड माइनस ड्यूरेशन ऑफ द वर्क, उस वर्क का क्या ड्यूरेशन है, दैट इज DIG, राइट। अब यहाँ देखोगे, अब टाइम प्रोवाइडेड में थोड़ा डिफरेंस होगा, कैसे वो स्टार्ट कब कर सकता है बताना, ए वाला अपना वर्क, क्योंकि मैं ए वाले के लिए निकालना चाहता हूँ, दैट इज इंडिपेंडेंट फ्लोट फॉर ए वाला अपना वर्क कब स्टार्ट करेगा, तो मैंने यहाँ पे बोला विदाउट अफेक्टिंग लेटेस्ट फिनिश टाइम ऑफ प्रेडिसेसर, ए वाले का प्रेडिसेसर बी वाला है, बी वाले का लेटेस्ट फिनिश टाइम कौन सा है, ये उसका लेटेस्ट फिनिश टाइम है। किसी भी नोड पे एल का वैल्यू रिप्रेजेंट करता है कि उसका जो प्रेडिसेसर है, यानी वो जो वहाँ पे पहुँच रहा है एक्टिविटी, वो लेट स्टेट कब फिनिश हो सकता है, तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है लेटेस्ट फिनिश टाइम ऑफ प्रेडिसेसर या ऑफ बी रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेडिसेसर का लेटेस्ट फिनिश टाइम, यानी आप ए वाले को प्रेडिसेसर का लेटेस्ट फिनिश टाइम को इफेक्ट नहीं करना है। इसका मतलब वो कब स्टार्ट कर सकता है, जब उसका लेटेस्ट फिनिश टाइम हो जाएगा उसके बाद ही वो स्टार्ट कर सकता है, यानी 6 पे स्टार्ट कर सकता है, उसके पहले स्टार्ट नहीं कर सकता, पहला। दूसरा, सक्सेसर के अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम को यानी 15 को भी इफेक्ट नहीं करना है उसको, तो वो 6 पे स्टार्ट कर सकता है और 15 पे उसको फिनिश करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 6 पे स्टार्ट करेगा, 15 पे फिनिश करना पड़ेगा, 15 माइनस 6 आप उसको देखोगे 9 डेज उसको मिलेगा, उसमें से 5 दिन का काम है तो 4 दिन उसको रिलैक्स में हो जाएगा। यानी यहाँ पे आप देख सकते हो, तो मैं फॉर्मूला ऐसे लिख सकता हूँ ई जे माइनस LI और माइनस में यहाँ पे लिख सकता हूँ DIJ, दैट इज आप देखोगे 15 माइनस 6 माइनस में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 4 डेज हो जाएगा। तो ये जो रिलैक्स का वैल्यू आ गया यानी इंडिपेंडेंट फ्लोट आ गया ए वाली एक्टिविटी के लिए, वो यहाँ पे कितना आ गया 4 डेज आ गया। देखो मैं तीनों में आप देखोगे, मैं टोटल फ्लोट जब निकाला था तभी मैंने एक्टिविटी ए के लिए ही निकाला था, एक्टिविटी ए का टोटल फ्लोट। जब मैं फ्री फ्लोट निकाला तो भी मैं एक्टिविटी ए के लिए निकाला, और जब मैं इंडिपेंडेंट फ्लोट निकाला तो भी मैं एक्टिविटी ए के लिए निकाला। तीनों ही फ्लोट में एक्टिविटी ए के लिए निकाला, सेम एक्टिविटी के लिए निकाला, अलग अलग एक्टिविटीज के लिए नहीं निकाला, सो दैट मैं यहाँ पे कंपेयर भी कर पाऊंगा कि एक्टिविटी ए, किसी भी एक्टिविटी के लिए तीनों फ्लोट, कौन सा फ्लोट सबसे मैक्सिमम होता है, कौन सा फ्लोट मिनिमम होता है, राइट, या उनमें रिलेशन क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है। तो आप यहाँ पे देखोगे, मैं यहाँ पे एक नोट पॉइंट लिख रहा हूँ यहाँ पे, राइट, राइटिंग ए नोट पॉइंट हियर,
यहाँ पे एक नोट पॉइंट लिख रहा हूँ एंड द नोट पॉइंट इज लाइक दिस। नोट पॉइंट ऐसा मिलेगा, आप देख सकते हो टोटल फ्लोट का वैल्यू एक्टिविटी ए के लिए 13 डेज आ रहा था, लेकिन फ्री फ्लोट का वैल्यू जो है वो कितना आ रहा है बताना, यहाँ पे 8 डेज आ रहा है, और साथ ही से इंडिपेंडेंट फ्लोट कितना आ रहा है 4 डेज आ रहा है। आप देखोगे सबसे हाईएस्ट वाला वैल्यू कौन था, टोटल फ्लोट था। तो रिलेशन ऐसा होता है कि टोटल फ्लोट, राइट, सो टोटल फ्लोट जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू फ्री फ्लोट हो जाएगा एंड फ्री फ्लोट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू इंडिपेंडेंट फ्लोट। ये रिलेशन यहाँ पे होता है, ऐसा बोलेंगे, ये रिलेशन यहाँ पे हो जाएगा। यानी किसी भी एक्टिविटी जनरली उसका जो टोटल फ्लोट होता है जनरली वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू फ्री फ्लोट, या उसके इक्वल होगा, और जो फ्री फ्लोट होगा जनरली वो ज़्यादा होगा या उसके इक्वल होगा, इंडिपेंडेंट फ्लोट के इक्वल होगा। ऐसे रिलेशन यहाँ पे बोल पाएंगे, जनरली ऐसा बोल पाएंगे। अब एक और नोट पॉइंट यहाँ पे देखूंगा जो गेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। एक दूसरा नोट पॉइंट देखता हूँ, और दूसरा नोट पॉइंट ये है, अगर मान लो मेरे पास कोई क्रिटिकल एक्टिविटी है, जैसे मैंने लास्ट वाले लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था, क्रिटिकल पाथ क्रिटिकल एक्टिविटी डिस्कस किया था। तो अगर मैं क्रिटिकल एक्टिविटी की बात करता हूँ तो क्रिटिकल एक्टिविटी का तो सीधा सा मतलब होता है वो एक्टिविटी जिसके पास कोई भी रिलैक्सेशन प्रोवाइडेड नहीं है, जिसके पास कोई भी डिले प्रोवाइडेड नहीं है। और मैं रिलैक्सेशन या डिले को तो क्या बोलता हूँ, डिले प्रोवाइडेड कोई फ्लोट बोलता हूँ। बेसिकली व्हाट इज फ्लोट, रिलैक्स और डिले प्रोवाइडेड। तो जब रिलैक्स और डिले प्रोवाइडेड जो है वो उसके पास रिलैक्स है ही नहीं, क्रिटिकल एक्टिविटी का मतलब ही होता है वो एक्टिविटी। अगर मैं बात करता हूँ क्रिटिकल एक्टिविटी के बारे में बात करूंगा, क्रिटिकल एक्टिविटी, तो क्रिटिकल एक्टिविटी कौन सा एक्टिविटी होता है, अगर बात कर रहा हूँ क्रिटिकल एक्टिविटी, तो क्रिटिकल एक्टिविटी वो एक्टिविटी होता है जिसके पास कोई भी रिलैक्स या डिले प्रोवाइडेड नहीं होता है। और अगर रिलैक्स या डिले प्रोवाइडेड नहीं है इसका मतलब रिलैक्स का वैल्यू कितना है, 0 है। आप लास्ट वाले वीडियो में देखोगे तो मैंने आपको सिखाया भी था कैसे आपको फाइंड आउट करना है कौन सा एक्टिविटी क्रिटिकल है, तो जिसका रिलैक्स 0 है वही क्रिटिकल है। इसका मतलब यहाँ पे क्रिटिकल एक्टिविटी के लिए ऐसे एक नोट पॉइंट लिखूंगा, ऑल 3 फ्लोट मस्ट बी 0, यानी टोटल फ्लोट का वैल्यू, फ्री फ्लोट का वैल्यू और इंडिपेंडेंट फ्लोट का वैल्यू, तीनों ही फ्लोट 0 होना चाहिए। और याद रखना मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख रहा हूँ मस्ट बी 0 लिख रहा हूँ, यहाँ पे शुड बी 0 नहीं लिख रहा हूँ, मस्ट बी 0 यानी होना ही चाहिए। अगर कोई एक्टिविटी अगर क्रिटिकल है तो उसका तीनों टाइप का फ्लोट, चाहे वो टोटल फ्लोट हो, चाहे वो फ्री फ्लोट हो, चाहे वो इंडिपेंडेंट फ्लोट हो, तीनों ही फ्लोट को 0 होना चाहिए। तो अगर मान लो गेट एग्जाम में कोई प्रॉब्लम आता है और बोलता है कि एक नेटवर्क दिया हुआ है उसमें कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी है उसका फ्लोट निकालिए, और सपोज करो वो एक्टिविटी अगर क्रिटिकल है तो निकालने की जरूरत नहीं है। आप इस नोट पॉइंट से समझते हो क्रिटिकल एक्टिविटी का तो किसी भी टाइप का फ्लोट 0 होता है। तो अगर वो एक्टिविटी का आपको दिख रहा है कि अगर क्रिटिकल है तो सीधा 0 पे टिक कर देना, निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो ये नोट पॉइंट, ये दोनों नोट पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे। साथ ही साथ ये तीनों जो फॉर्मूले हैं यहाँ पे, तो गेट एग्जाम में मैं यहाँ पे डिटेल में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए मैं चीज़ों को इस वे में डिस्कस कर रहा हूँ। आप क्या कर सकते हो, सीधा फॉर्मूला भी याद रख सकते हो गेट एग्जाम में। तो देखो आप क्या करोगे, फ्री फ्लोट का फॉर्मूला, राइट, इंडिपेंडेंट फ्लोट का फॉर्मूला और साथ ही साथ टोटल फ्लोट का फॉर्मूला, तीनों को आप याद रख सकते हो, राइट। एक चीज़ और करते हैं यहाँ पे, हम लोग क्या करेंगे आपके लिए इजी करना चाहेंगे आप लोगों के लिए कि कैसे, मतलब ऐसा हो सकता है कि आप फॉर्मूला इजी वे में याद रखो। तीनों टाइप का फ्लोट का जो फॉर्मूला आप इजी वे में कैसे याद रख सकते हो उसको देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे कैसे आप तीनों फ्लोट के फॉर्मूले को इजी वे में याद रख सकते हो गेट एग्जाम के लिए, उसके लिए ध्यान देते हैं। अगर मान लो कोई भी एक्टिविटी अगर ith वाली नोड से jth वाली नोड पे जाता है तो यहाँ पे आपके पास ei का वैल्यू है, यहाँ पे आपके पास li का वैल्यू है, यहाँ पे आपके पास ej का और lj का वैल्यू। जनरली अगर मैं टाइम लाइन प्लॉट करूँ तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ei जो होता है वो li से क्या होता है, स्मॉलर होता है, सबसे स्मॉलर होगा ei, उससे ग्रेटर जो होगा वो होगा li होगा, और उससे अगर ग्रेटर की बात करूँ तो ej जो होगा उससे भी ग्रेटर होगा, और lj सबसे ग्रेटर हो जाएगा, तो ये हो गया lj हो गया। अब बात करेंगे यहाँ पे फ्लोट के बारे में डिस्कशन करेंगे, टोटल फ्लोट के बारे में सबसे पहले डिस्कशन करेंगे। ध्यान देना है यहाँ पे टोटल फ्लोट का होता है मैक्सिमम रिलैक्स, सबसे ज़्यादा रिलैक्स होगा, तो वो फर्स्ट से लेके लास्ट तक आपको ऐसे याद रखना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टोटल फ्लोट, तो टोटल फ्लोट का वैल्यू होगा, ध्यान देंगे फर्स्ट से लेके लास्ट तक, तो lj माइनस ei, ऐसे लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं lj माइनस ei, और उसमें लिख रहा हूँ माइनस dij, यहाँ पे लिख रहा हूँ, दिस इज द वैल्यू ऑफ टोटल फ्लोट। तो ये टोटल फ्लोट का वैल्यू हो गया, ऐसे आप याद रख सकते हो, लास्ट माइनस फर्स्ट, और इसका ड्यूरेशन कितना है बताना, dij, इसका ड्यूरेशन हो गया। अब मेरे को मान लो निकालना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्री फ्लोट, तो फ्री फ्लोट का मतलब होता है विदाउट अफेक्टिंग द अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ सक्सेसर। तो इस ए वाली एक्टिविटी का सक्सेसर इस तरफ है, प्रेडिसेसर इस तरफ है, तो सक्सेसर का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम को आपको इफेक्ट नहीं करना है, यानी वो यहाँ से स्टार्ट होगा, राइट, यहाँ से स्टार्ट होगा और सक्सेसर के अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम से पहले फिनिश हो जाएगा। इसका मतलब अगर मैं फ्री फ्लोट का अगर वैल्यू यहाँ लिखना चाहूँ तो ये होगा ej माइनस ei, ये ऐसा हो जाएगा आपके पास ej माइनस ei, और हो जाएगा माइनस में dij हो जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ फ्री फ्लोट, ये फ्री फ्लोट का वैल्यू हो गया। अब बात करेंगे लास्ट इंडिपेंडेंट फ्लोट। तो इंडिपेंडेंट फ्लोट ये बोलता है कि सक्सेसर का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम खराब नहीं होना चाहिए, यानी सक्सेसर के अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम से पहले कंप्लीट कर लेना है,
लेकिन प्रेडिसेसर का लेटेस्ट फिनिश टाइम भी खराब नहीं होना चाहिए, उसके लेटेस्ट फिनिश टाइम के बाद ही स्टार्ट करना है, यानी इस पॉइंट के बाद स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करना और यहाँ तक फिनिश कर लेना है। तो ये आपका जो आ जाएगा वो आ जाएगा इंडिपेंडेंट फ्लोट, दैट मीन्स EJ माइनस LI, EJ माइनस LI, राइट, EJ माइनस LI और उसमें कर देंगे माइनस DIJ। देखोगे इस तरीके से आप सिंपल वे में तीनों फ्लोट के फॉर्मूले को आप याद रख सकते हो गेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। गेट एग्जाम में याद रखना बहुत जरूरी है। इवन तो मैं आपको ना लॉजिकली मैं आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस किया, तीनों फ्लोट को कंपेयर किया, क्या डिफरेंस होता है तीनों फ्लोट में, क्या बेसिक डिफरेंस होता है, क्या बेसिक मतलब होता है तीनों फ्लोट का, वो भी डिफरेंस क्या फॉर्मूला वहाँ से डिराइव किया। बट गेट एग्जाम के लिए ना आपको प्रॉब्लम फास्ट बनाने के लिए आपको फॉर्मूला याद भी रखना पड़ेगा। याद रखने का ये सिंपल तरीका आप यूज़ कर सकते हो ताकि तीनों ही फ्लोट का फॉर्मूला आपको क्या होगा याद होगा। एक चीज़ और यहाँ पर डिस्कस करेंगे, अगर मैं स्लैक के बारे में बात करूँगा, व्हाट इज स्लैक, जिसमें लास्ट वीडियो में आपको बताया था स्लैक फॉर द ith नोड, तो ये L माइनस E हो जाएगा, दैट इज LI माइनस EI हो जाएगा। और अगर A एक्टिविटी है तो उसके लिए ये वाला हो जाता है हेड हो जाता है jth वाला नोड, और ये वाला हो जाता है टेल इवेंट हो जाता है। तो इसको बोलते हैं हेड इवेंट बोलते हैं इसको, और इस वाले को बोलते हैं टेल इवेंट बोलते हैं। तो आप देखते हैं ये जो स्लैक हो जाएगा आपके पास, ये जो टेल वाले नोड का जो स्लैक होगा इसको बोलेंगे, राइट, टेल इवेंट स्लैक बोलेंगे इसको बोलेंगे टेल इवेंट स्लैक बोलेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे अगर मैं स्लैक निकालता हूँ SJ निकालता हूँ तो ये हो जाएगा LJ माइनस EJ हो जाएगा, और ये स्लैक जो हो जाएगा ये हो जाएगा हेड इवेंट स्लैक हो जाएगा। सो दिस इज हेड इवेंट स्लैक इसको बोला जाएगा। तो आप देख सकते हो ये वाला वैल्यू कैसे होगा, ये वाला वैल्यू आप यहाँ पे देखना चाहोगे तो कैसा हो जाएगा बताना, LJ माइनस EJ। एंड व्हाट इज LJ माइनस EJ, L माइनस E, ये इस वाले हेड का स्लैक आ जाएगा, तो इसको बोल सकते हैं राइट हेड स्लैक, हेड इवेंट स्लैक या हेड स्लैक भी आप यहाँ पे इसको बोल सकते हो। और ये वाला अगर आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे देखना है आपको दैट इज LI माइनस EI, इन दोनों का माइनस स्लैक जो है वो टेल का स्लैक है, तो इसको आप यहाँ पे ऐसा बोल सकते हो, दिस वैल्यू इज टेल स्लैक भी यहाँ पे ऐसा बोल सकते हो। तो कई बार ना फॉर्मूला ऐसे ही बनता है, याद रखने की किसी बुक से रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आपको ध्यान से यहाँ पे ऐसा याद रखना है आपको कि मान लो अगर मेरे से कोई पूछेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टोटल फ्लोट, मेरे से कोई टोटल फ्लोट पूछेगा तो कैसे बता पाऊंगा। टोटल फ्लोट को अगर मुझे लिखना है, सो व्हाट इज टोटल फ्लोट अगर मुझे लिखना है तो इंडिपेंडेंट फ्लोट प्लस टेल स्लैक प्लस हेड स्लैक लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा इंडिपेंडेंट फ्लोट प्लस टेल स्लैक प्लस हेड स्लैक को उसमें ऐड कर देंगे। नाउ व्हाट इज दिस, अगर मैं इंडिपेंडेंट फ्लोट को और अगर टेल स्लैक को अगर ऐड करूंगा तो क्या बन जाएगा, वो फ्री फ्लोट बन जाएगा। तो ये दोनों अगर ऐड हो जाएंगे तो ये दोनों ऐड होकर क्या बन जाएगा बताना। सो व्हाट इज टोटल फ्लोट को ऐसे लिख सकते हो, व्हाट इज दिस, ये बन जाएगा आपका फ्री फ्लोट बन जाएगा, फ्री फ्लोट प्लस हेड स्लैक बन जाएगा आपके पास, फ्री फ्लोट प्लस हेड स्लैक। दैट मीन्स ऐसा है, आपको कोई भी चीज़ अगर पूछेगा रिलेशन बिटवीन एनी, किसी भी चीज़ के बीच में रिलेशन पूछेगा, फ्री फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट, टोटल फ्लोट या हेड स्लैक, टेल स्लैक, इसी फिगर से आप देख के बता सकते हो दिस प्लस दिस माइनस दिस, ऐसा। फॉर एग्जांपल माइनस में भी पूछ सकता है, अगर मान लो आपसे कोई पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट फ्लोट अगर पूछेगा तो माइनस के फॉर्म में भी आप बता सकते हो। कैसे, टोटल फ्लोट में आप माइनस कर लो, टोटल फ्लोट में मान लो अगर आप हेड माइनस टेल दोनों का स्लैक अगर माइनस कर देते हो, हेड स्लैक माइनस कर देते हो, टेल स्लैक भी अगर माइनस कर देते हो, तो ऐसे केस में आपको इंडिपेंडेंट फ्लोट आ जाएगा। वैसे अगर मान लो आपसे पूछता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट फ्लोट कैसे हो जाएगा, फ्री फ्लोट में खाली टेल स्लैक माइनस कर दो तो भी आ जाएगा इंडिपेंडेंट फ्लोट। तो इस पर फिगर को आपको याद रखना है ताकि आप किसी का भी रिलेशन बता सकते हो इजी वे में इस वाले फिगर से। तो आपको किसी भी फॉर्मूले को ना बुक से मगअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप बहुत सारे फॉर्मुलेस को बुक से मगअप करोगे तभी आपसे बनेगा प्रॉब्लम गेट एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं जो बेसिक कंसेप्ट्स आपको बता रहा हूँ, कंसेप्ट्स को आप ध्यान में रखिए, आप इजी वे में प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। और इस फिगर को ध्यान में रखिए, फॉर्मूला आपको याद रखने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, आप फॉर्मूले को लॉन्ग टाइम तक याद रख पाएंगे। अगर किसी भी एग्जाम से पहले एक बार अगर ये डायग्राम आप देख के चले जाते हैं तो आपके दिमाग में कम से कम एग्जाम की ड्यूरेशन पे 3 घंटे तक तो रहेगा ही रहेगा, या अगर आप रिवाइज कर लेते हो तो बहुत दिन तक रहेगा आपके दिमाग में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस वाली फिगर को याद रखना, सो दैट शॉर्टकट है एक तरह से, पूरे फॉर्मूले को याद रखने का एक शॉर्टकट होगा। जितने भी टाइप के फ्लोट हैं और जितने भी टाइप के स्लैक हैं उन सभी को याद रखने का एक शॉर्टकट सा डायग्राम है। इसको आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मस्ट है, आपको याद रखना बहुत जरूरी है अगर आप CPM पर रिलेटेड कोई भी एग्जाम दे रहे हैं। तो देखते हैं ये प्रॉब्लम, मैं प्रॉब्लम को ले रहा हूँ गेट 2014 से, मैकेनिकल का प्रॉब्लम ले रहा हूँ। प्रॉब्लम ऐसा है, कंसिडर द गिवन प्रोजेक्ट नेटवर्क वेयर द नंबर अलोंग द वेरियस एक्टिविटीज रिप्रेजेंट द नॉर्मल टाइम, द फ्री फ्लोट ऑन एक्टिविटी 4-6। तो आपको सबसे पहले बता रहा हूँ, फ्री फ्लोट आपको निकालना है ऑन एक्टिविटी 4-6 निकालना है, एंड द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, दो चीज़ आपको निकालना है। पहला आपको फ्री फ्लोट निकालना है, फ्री फ्लोट एक्टिविटी 4-6 के लिए ये फाइंड आउट करना है, और दूसरा आपको निकालना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट ड्यूरेशन।
प्रोजेक्ट ड्यूरेशन आपको फाइंड आउट करना है। ये आपको नेटवर्क यहाँ पे दिया हुआ, आप देखिए ध्यान से, नेटवर्क आपको दिया हुआ है, वेरियस एक्टिविटीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको प्रोजेक्ट ड्यूरेशन और फ्री फ्लोट दोनों ही निकालना है। तो सीधी सी बात है, अगर फ्री फ्लोट का फॉर्मूला में अगर देखूँ तो फ्री फ्लोट का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ फ्री फ्लोट, उसके हिसाब से देखेंगे। फ्री फ्लोट जो है उसका फॉर्मूला होगा बेसिकली ये होता है EJ माइनस EI माइनस DIJ। आपको जो नोड नंबर फ्री फ्लोट किसका निकालना है बताना, नोड नंबर 4 से नोड नंबर 6 के एक्टिविटी का फ्री फ्लोट निकालना है। अब देखो अगर 4 से लेके 6 की एक्टिविटी, तो मेरे को ना EJ, तो ये I हो गया और ये J हो गया। तो मान लो मैं इस वाले को थोड़ी देर के लिए अगर I लिख रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए मान लो अगर इसको I लिख रहा हूँ, तो ये वाला एक्टिविटी मेरा क्या हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए सपोज करो J हो जाएगा। तो इस वाले नोड पे जो E का वैल्यू होगा उसको थोड़ी देर के लिए अगर मैं EJ लिख रहा हूँ, और इस वाले नोड पे जो मेरे पास E का वैल्यू को थोड़ी देर के लिए अगर मैं उसको EI लिख रहा हूँ, और ये ड्यूरेशन जो हो गया ये मेरे पास आ गया DIJ हो गया। तो EJ माइनस EI माइनस DIJ मुझे करना पड़ेगा। तो एक काम करता हूँ, सभी नोड में मुझे E का वैल्यू चाहिए। और वैसे भी मैं आपको लास्ट वाले क्लास में पढ़ाया था, लास्ट वीडियो में आप देखोगे CPM पढ़ के मैंने आपको PD का मतलब बताया था। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन का मतलब होता है वैल्यू ऑफ E ऑन द लास्ट नोड, वैल्यू ऑफ E ऑन लास्ट नोड, लास्ट वाले नोड के ऊपर E का वैल्यू जो होता है उसी को हम लोग प्रोजेक्ट ड्यूरेशन भी बोलते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया भी था डिटेल में इस चीज़ को। देखेंगे सभी नोड के ऊपर मैं E का वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम E इक्वल टू 0, फॉरवर्ड पास मेथड लगाऊंगा, E का वैल्यू यहाँ पे 0 ले लेता हूँ। तो यहाँ पे लिख पाओगे आप E का वैल्यू कितना लिख पाओगे, 0 + 3 दैट इज 3 यहाँ लिख पाओगे। इस वाले पर E का वैल्यू 0 + 2 दैट इज यहाँ पे 2, इस वाले पे E का 0 + 2 तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखो अगर मुझे इस वाले पर अगर E का वैल्यू लिखना है 5th वाले नोड के ऊपर तो कितना हो जाएगा 3 + 2 तो यहाँ पे हो जाएगा 5। लेकिन अगर मुझे इस वाले पे लिखना है तो देखो मैक्सिमम होना चाहिए, 3 एरो यहाँ पे आके मर्ज हो रहा है, तीनों का मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, तो 5 + 3 8 हो जाएगा, यहाँ से 2 + 5 7 हो जाएगा, और 2 + 4 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, तीनों का मैक्सिमम कौन सा हो जाएगा, 8 मैक्सिमम हो जाएगा। एंड 8 + 5 यहाँ पे कितना आ जाएगा बताना, E का वैल्यू 13 आ गया। तो लास्ट वाले नोड पे जो E का वैल्यू होता है उसी को बोला जाता है प्रोजेक्ट ड्यूरेशन बोला जाता है। सो दिस वैल्यू इज नोन एज प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। तो आपको प्रोजेक्ट ड्यूरेशन तो आ गया है, जो कि आ गया है 13 डेज आ गया है। तो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन आपका 13 डेज आ गया। लेकिन अब यहाँ अगर आप ऑप्शंस देखो तो यहाँ पे भी 13 है, यहाँ पे भी 13 है, और यहाँ पे भी 13 है, ऐसे 13 आपको मिल रहा है, यहाँ पे हर जगह ऑलमोस्ट आपको 13 मिल रहा है। तो वैसे कंडीशन में आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कौन सा करेक्ट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फ्री फ्लोट भी निकालना पड़ेगा। चलो फ्री फ्लोट निकालते हैं। तो फ्री फ्लोट का कितना वैल्यू हो जाएगा, EJ माइनस EI माइनस DIJ। अब देखो आपको एक्टिविटी 4 से 6 के लिए निकालना था, EJ माइनस EI माइनस DIJ, 4 - 2 - 4 8 - 2 -4 हो जाएगा। यहाँ पे EJ का वैल्यू 8 है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 8 - 2 और DIJ हो जाएगा -4 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2 डेज। तो ये जो आपका फ्री फ्लोट का वैल्यू आ गया है फॉर एक्टिविटी 4-6, एक्टिविटी 4-6 के लिए कितना आ गया है, 2 डेज आ गया है। तो फ्री फ्लोट का वैल्यू 2 डेज आ गया है आपके पास, और साथ में प्रोजेक्ट ड्यूरेशन आपके पास आ गया 13 डेज आ गया है। 2 और 13 देखते हैं, राइट ऑप्शन कौन सा होगा। यहाँ पे देखो आपके पास 4 ऑप्शन है, जहाँ पे सॉरी ये वाला ऑप्शन जो था ना वो 2-13 नहीं था, ये सॉरी ये वाला ऑप्शन 12 था यहाँ पे। तो आप देखोगे ऑप्शन ए आपके पास करेक्ट होगा यहाँ पे, 2 और 13 जो होगा, जहाँ पे 2 जो है वो बता रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्री फ्लोट फॉर एक्टिविटी 4-6, और ये बता रहा है प्रोजेक्ट ड्यूरेशन आपको यहाँ पे बता रहा है। तो ऑप्शन ए इसका कैसे हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम देखोगे, आज के वीडियो मैंने आपसे कवर किया है, फ्लोट को कवर किया हूँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोट को कवर किया हूँ, बेसिक मीनिंग ऑफ फ्लोट को देखा हूँ, सभी फ्लोट्स में क्या डिफरेंस होता है देखा, सभी को फॉर्मुला देखा, ईजी वे में फ्लोट के फॉर्मुले को कैसे याद रख सकते हो उसको देखा हूँ, साथ ही साथ एक प्रॉब्लम को भी यहाँ पे देखा हूँ। तो प्रॉब्लम ग्रेड एग्जाम में बहुत डिफिकल्ट नहीं आता है, आपका अगर अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छा कंसेप्ट्स के ऊपर तो प्रॉब्लम आपके लिए काफी ईजी होगा, विद इन ए मिनट सॉल्व कर सकते हो प्रॉब्लम, इस टाइप से सिंपल आता है। देखोगे यहाँ पे कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा मुझे, बहुत ही छोटा सा कैलकुलेशन था, सभी नोट पे खाली E का वैल्यू लिखना था, लास्ट वाले नोट पे जो E का वैल्यू है वो मेरा प्रोजेक्ट ड्यूरेशन आ गया है, साथ ही साथ ये फ्री फ्लोट का 4-6 पे खाली फॉर्मुला लगा लिया हूँ और आंसर आ गया यहाँ पे। तो प्रॉब्लम आप इजी में बना सकते हो गेट एग्जाम में आ रहा, चाहे फिर आप मैकेनिकल वाले हो, चाहे फिर आप सिविल वाले हो, डजेंट मैटर नहीं करेगा, जो भी कंसेप्ट आप सीख रहे हो अगर वो बेस्ट वे में सीखते हो तो वैसे कंडीशन में आपका जो एग्जाम होगा बहुत अच्छा होगा, आप CPM पर बहुत अच्छा स्कोर भी कर पाओगे। ओके, थैंक यू।